अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, गजा अमन मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। हमास और इसराइल के दरमियान अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए, जिसका फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम ने खैर मकदम किया है। हमास ने कतर, मिस्र, तुर्की और अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा और यूरोपीय यूनियन समेत मुताद्दिद ममालिक ने भी जंग बंदी मुआहिदे को खुशाइंद करार दिया है। फ़लस्तीनी सिफारतकार ने पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बाज़ गिरोहों ने इस मुआहिदे पर तनकीद करते हुए इसे सियासी तनाज़े का रुख देने की कोशिश शुरू कर दी है। सवाल कुछ ऐसे है कि क्या इस मुआहिदे के बाद फ़लस्तीन में अमन का रास्ता निकल सकता है? आज हमें पैनल पे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा। रीमा, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आपको क्या लगता है, गजा अमन मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया है? क्या इस मुआहिदे के बाद फ़लस्तीन में अमन का रास्ता निकलता देख रही हैं आप? जी शुक्रिया मुबश्शिर। हमने पिछले हफ्ते भी इस पे तफसील से बात की थी कि अमन का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय पीस। क्योंकि अगर सिर्फ जेनोसाइड पे पॉज है अमन का मतलब है, तो फिर बहुत अच्छा ये कदम है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, इजराइल में अभी कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस पे अमल दरामद शुरू होगा। आज भी वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो हुई हैं। तो जब ये अप्रूव हो जाएगा और इम्प्लीमेंट होगा तो जेनोसाइड में तो पॉज आएगा। तो ये अगर ये हमारा मतलब है पीस का। लेकिन अगर हम पीस या अमन को होलिस्टिकली देखें तो मेरा नहीं ख्याल इस पीस डील में ऐसा कुछ है जो हमें ओवरऑल पीस की तरफ लेके जाएगा मिडिल ईस्ट में। और पीस का मतलब ये कि वहाँ पे फ़लस्तीनी एक बाहैसियत एक कौम एज अ सेपरेट स्टेट रह सकेंगे और उनको वो राइट्स मिलेंगी जो आम शहरियों को मिलनी चाहिए एक रियासत की। और को एग्जिस्टेंस पीसफुल हो सकेगी वहाँ पे, क्योंकि जो फंडामेंटल रीजंस हैं जंग के या फंडामेंटल रीजंस हैं कि इजराइल फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करता, वो वही है। तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखें तो जी शायद जेनोसाइड का खात्मा हो सकता है, लेकिन अगर आप पीस को ज्यादा होलिस्टिकली देखें तो उसका मुझे नजर नहीं आता कि इस डील में ऐसा क्या है कि पीस हो जाएगा। और उसकी भी डेफिनेशन सबकी मुख्तलिफ होंगी। अभी तो इनिशियल फेज है, उस पर एग्रीमेंट हुई है। अब आगे जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हैं इस जो मुआहिदा है या जो पॉइंट्स हैं उसके। अब आगे जो फोर्सेस बननी है मुख्तलिफ, एक गवर्नेंस की बननी है, एक ओवरसाइट बॉडी बननी है, उसमें शमूलियत का सवाल वही है। इसके अलावा हमास का क्या अब रोल होगा, हमास को क्या कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा, उनको बिल्कुल अपने जो मतलब डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, क्योंकि हमास ने इस पे अभी अनकंडीशनली एग्रीमेंट नहीं दी। इसके अलावा आगे जाके जो पूरा इकोनॉमिक एक प्लान है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, उस पे किस हद तक फ़लस्तीन की जो अवाम है उनकी रजामंदी होगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी इन सब डिसीजंस में, ये भी अभी देखना है। तो इनिशियली आई होप कि इसमें कोई मजीद रुकावटें ना आए। जब हमास हॉस्टेजेस रिलीज करे, इजराइल साथ ही अपने जो फोर्सेस हैं उनको जो अग्रीड प्लान है उसके मुताबिक विड्रॉ करे, इसमें कोई हर्डल्स ना आए। क्योंकि एक खदशा ये एक्सप्रेस किया जा रहा है कि कल फ्राइडे है, नोबेल पीस प्राइज अनाउंस होना है। पीस डील आज अगर एक्सेप्ट हो गई, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल गया, हॉस्टेजेस इजराइल को मिल गए, तो उसके बाद फिर से वो मजीद जो अपनी जारियत है वो शुरू कर देंगे। तो ये एक खदशा है, क्योंकि इजराइल को ट्रस्ट नहीं किया जाता। वो सीज फायर के बाद बार बार उसकी खिलाफ वर्जी करता है और वो कोई भी एक्सक्यूज बना सकते हैं हमास के अगेंस्ट। तो आई होप कि जो गारंटी दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने और बाकी जो मुस्लिम ममालिक के लीडर्स हैं उन्होंने, उस पे इजराइल जो है वो पूरा उतरेगा और वो मतलब प्रेशर इजराइल पे बरकरार रखेंगे कि वो खिलाफ वर्जी ना करे। आगे जैसे जैसे मरहले आते हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस हद तक वो फ़लस्तीन के अवाम के हक में हैं और किस तरह वो इम्प्लीमेंट होते हैं। मज़हर साहब, जो रीमा भी बात कर रही हैं, इस मुआहिदे के बाद फ़लस्तीन में अमन का रास्ता निकल सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इसको आप एक एकॉर्ड तो कह सकते हैं, इसको पीस एकॉर्ड नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि कब्रिस्तान में तो वैसे ही पीस होता है। तो अगर आपने किसी आबादी को कब्रिस्तान बना दिया और उसके बाद एक मुआहिदा करके उस मुआहिदे के नतीजे में अगर आपको कोई नोबेल प्राइज़ वगैरह मिल जाता है, तो हमने माजी में भी देखा है, वियतनाम की वॉर के बाद भी यही चीज़ें देखी हैं इस चीज़ को। हाँ, एक एकॉर्ड हुआ है जिससे शायद मज़ीद लोगों की जानें बच जाएं,
क्योंकि ऑलरेडी अगर 60-70 हज़ार लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, चाहे उसमें मर्द हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, और उसके बाद हम इसको पीस एकॉर्ड का नाम दें, तो पहली चीज़ ये कि जिन्होंने 60-70 हज़ार लोग मारे, विल दे बी मेड अकाउंटेबल? क्या उन्हें अकाउंटेबल किया जाएगा, या ये 60-70 हज़ार लाशें जो हैं ये बस बेरो कफन जो है वो पड़ी हुई हैं, उसमें एक हो जाएगा? हाँ, ये ज़रूर है कि अभी बहुत जल्दी है ये कहना। देखिए, एकॉर्ड जब होगा, अभी तो सिर्फ ये है कि एक सीज फायर वाली बात हुई है, अभी ये पीस एकॉर्ड नहीं है। अभी ये सीज फायर हुआ है, उसके नतीजे में ये तय हुआ है कि यरगमालियों का तबादला होगा, यानी जो यरगमाल हैं जो इजराइल की कस्टडी में हैं या जो हमास के पास हैं, उनका तबादला होगा। वो एक एक प्रोसेस हमें नज़र आएगा। जो पीस एकॉर्ड जिसे हम कह रहे हैं, उसमें तो बहुत बहुत वसी है, उसमें तो कई ममालिक शामिल हैं जो उसके गारंटर्स हैं, जो उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 2 रियासती मंसूबा बनता है या कोई और शक्ल होती है। जब एक नॉर्मल गवर्नमेंट जो है वो चलनी शुरू होगी, चाहे वो नए इंतखाबात की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, उसके बाद हम कोई साल 1.5 साल बाद ये कह सकते हैं कि हाँ, फ़लस्तीन में अमन आ गया, हाँ गाज़ा में अमन आ गया, हाँ गाज़ा में एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया। अभी तो ये बहुत ही, आप समझ लें कि बिल्कुल इब्तिदा है, लेकिन इसके अंदर एक पॉजिटिविटी आपको ये नजर आती है कि जहां और ममालिक ने गुफ्तगू की, अल्टीमेटली इजराइल और हमास के दरमियान बातचीत हुई। अल्टीमेटली इजराइल और हमास ने ये तय किया कि किस तरीके से चीजें होंगी। अब इजराइल उसको किस तरह ऑनर करता है, हमास किस तरह ऑनर करती है, इस चीज को दुनिया किस अंदाज में देखती है, और इस चीज को जाहिर है जनरली तो इस बात को वेलकम किया गया जो यरगमाली है, और उनमें भी अभी मुकम्मल सारे यरगमालियों को नहीं छोड़ा जा रहा। यानी जो हमास हैं वो अभी 20 यरगमालियों को छोड़ेगी, और इजराइल जो है वो गालबन 1-1.5 हज़ार जो फ़लस्तीनी उनकी कैद में हैं उनको छोड़ेगी। उसके बाद क्या बमबारी रुकेगी? जैसे अभी रीमा कह रही थी कि अगर बमबारी ही नहीं रुकती तो पीस कैसे है? हम उसे पीस एकॉर्ड कैसे कह सकते हैं कि जहां बमबारी जारी है उसे हम सीज फायर कैसे कहेंगे अगर बमबारी जारी है? तो ये जो एप्रीहेंशंस हैं और एक डिस्ट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट का लेवल बहुत हाई है। क्या वो इजराइल और हमास के दरमियान हो, हमास और अमेरिका के दरमियान हो, या दीगर ममालिक के दरमियान हो, तो वो एक डिस्ट्रस्ट जो है कि क्या ये चीज इस तरीके से स्मूथली आगे बढ़ेगी। अभी तो पहले मरहले में ये तय हुआ है कि ये होना है। उस मरहले की तकमील के बाद जो अगला मरहला होगा वो सबसे क्रूशल होगा। वो होगा कि जब एक इंटरम सेटअप बनेगा, उस इंटरम सेटअप में चीजें किस तरह आगे बढ़ती हैं, इजराइल के अंदर क्या पोजीशन होती है, इजराइल खुद क्या पोजीशन लेता है, नेतन्याहू क्या पोजीशन लेते हैं, ट्रंप को इनाम मिले ना मिले ट्रंप आगे जाके क्या पोजीशन लेते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है हम इसे एक ये जरूर कहेंगे कि इट्स अ वे फॉरवर्ड, लेकिन इट्स अ वे फॉरवर्ड वो हमेशा यही होता है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड वाला सी। अगर आज ये बात तय हो जाती है, कल ये यरगमाली रिहा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बमबारी जारी रहती है, तो जाहिर है सीज फायर नहीं होगा, वो तो एक इंटरम सेटअप होगा। तो इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज के जिसे हम ये कहें, यहां तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिबेट चलती रहेगी। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में जाहिर है शहबाज शरीफ एक तकरीर करते हैं, इसहाक डार दूसरी तकरीर करते हैं। शहबाज शरीफ एकदम फौरी तौर पे खैर मकदम और ट्रंप की तारीफों के पुल बांध देते हैं, और इसहाक डार कहते हैं कि ये इसमें हमारी बातें तो शामिल ही नहीं की गई उसमें। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें हुकूमती स्टांस में भी नजर आती है। तो अगर सरकार के अंदर डिफरेंस है, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों में तजाद नजर आता है, तो जाहिर है एक एप्रीहेंशंस तो पॉलिटिकल लेवल पर शो की जाएंगी, तो वो अपनी जगह हैं। लेकिन आगे चल के अगर इसकी शक्ल बेहतर निकलती है और एक वाकई एक पायदार अमन कायम होता है, तब हम कह सकेंगे कि चीजें आगे बढ़ी और बेहतर अंदाज में चीजें हल हुई। शहजाद, आप क्या समझते हैं, इस मुआहदे के बाद फलस्तीन में अमन का रास्ता निकल सकता है? बहुत शुक्रिया मुबशर। क्या मुस्तकिल अमन होगा ये कहना मेरे ख्याल से काबिल वक्त है, लेकिन हम सब यही बात कर रहे थे पिछले हफ्ते कि हमारी ख्वाहिश है जंग बंदी हो जाए, ये जो जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है, ये रुक जाए।
और अगर आप देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पे बहुत कुछ कह जाते हैं, उन्होंने भी बड़ा एक कॉशियस स्टांस लिया है इस पर। उन्होंने कहा जो फर्स्ट फेज है उस पर हमास ने अग्री कर लिया है। सो फर्स्ट फेज में 2-3 चीजें होंगी। एक तो जो हॉस्टेजेस हैं उनका तबादला होगा, इसराइली फोर्सेस का विड्रॉल होगा एक हद तक, मतलब मुकम्मल तो इनखला नहीं होगा लेकिन एक हद तक वो बॉर्डर पे आ जाएंगे या बॉर्डर लाइन पे जो भी उन्होंने तय किया हुआ है उस पर आ जाएंगे। और जो एड है जो कि फलस्तीनी जिसके इस वक्त मुंतजर हैं वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट फेज है इस पर तो अग्रीमेंट हुआ है। बाकी जो 20 नुकाती प्लान था उस पर तो अभी भी मेरे ख्याल से काफी अभाम बाकी है, क्योंकि हमास ने भी कहीं ये नहीं कहा है शिक बाय शिक कि हमने टोटल 20 नुकात को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत ज्यादा अनक्लियर हैं। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा हमें पता चलेगा कि जो 20 नुकाती प्लान है उस पर किसकी क्या राय है और उस पर कितना अमल दरामद होता है। लेकिन जो फर्स्ट फेज था इसका, जिसपे हॉस्टेजेस का तबादला, विड्रॉल ऑफ द फोर्सेस टू अ सर्टेन लेवल, वो मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें भी बदएतमादी है। अभी मैं पढ़ रहा था, टीआरटी की खबर है कुछ देर पहले ही आई है कि जो लोग गजा में साउथ से नॉर्थ ट्रैवल कर रहे थे उनके ऊपर इसराइली टैंक्स से जो है वो बमबारी की है। तो अब उनकी काबीना अप्रूव कर देती है, इसके बाद भी क्या ये फाइटिंग थोड़ी बहुत जारी रहेगी, दिस इज येट टू बी सीन। लेकिन जो आगे मरहला है, जब हम बात करते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म पीस आएगा गजा में, क्या टू नेशन टू स्टेट थ्योरी जो है उस पर अमल दरामद हो सकेगा, फलस्तीनियों को अपने हुकूक मिलेंगे, मेरे ख्याल से वो तो अभी बहुत मुश्किल नजर आता है, वो बहुत एक दूर की बात है। इवन जो 20 नुकाती प्लान है जिसमें आगे जाके मुकम्मल विड्रॉल होना है इसराइली फोर्सेस का, वो कैसे होगा? उसमें कहा गया जब आईएसएफ जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो अपने कदम जमा लेगी उसके बाद इसराइल शायद ये फैसला करे कि अब अगर गजा हमारे लिए थ्रेट नहीं है तो फिर हम मुकम्मल विड्रॉ करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ये कौन फैसला करेगा? इसराइल करेगा मोस्ट लाइकली, यही लगता है, या कोई और बॉडी करेगी, हमें नहीं पता। जो पीस काउंसिल बनेगा उसका किरदार क्या होगा, जो पॉलिटिकल कमेटी फलस्तीनियों की होगी उसमें कौन होगा, उसका किरदार क्या होगा, इस पे अभी तक काफी सारे अभाम बाकी हैं। फिर जो रीबिल्डिंग है वो कब से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी? तो मेरे ख्याल से ये जो 20 नुकात है उस पर तो अमल दरामद होते होते वक्त लगेगा। लेकिन अभी वी शुड प्रे एंड होप कि जो सीज फायर का मामला है वो फौरी तौर पर हो जाए, क्योंकि इस पर भी मैं अभी पढ़ रहा था, उस्मान हमदान है जिनका कुछ देर पहले उन्होंने कतरी एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी एक मामला ये है कि पहले इसराइल अपनी फोर्सेस को एक हद तक रिट्रीट करेगा, जिसमें खान यूनुस का इलाका भी है, गजा सिटी भी है, फिर हम हॉस्टेजेस का तबादला शुरू करेंगे, क्योंकि हमें एक सेफ पैसेज चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइली फोर्सेस वहां पे मौजूद हो और हम हॉस्टेजेस का तबादला शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से अभी भी काफी सारी चीजें अनक्लियर है। देखते हैं कि आगे कैसे होता है, बट वी होप एंड प्रे कि जो सीज फायर वाला मामला है वो हो जाए। जहां तक पाकिस्तान में डिबेट है, मेरे ख्याल से तो अब कोई ऐसा इशू रह नहीं गया जिसपे बहुत एक्सट्रीम डिबेट होती है। जो पीटीआई के साथ होगा वो हुकूमत के किसी भी इकदाम के खिलाफ होगा, जो नून लीग के साथ होगा वो हुकूमत के हर इकदाम की तारीफ कर रहा होगा। ये पार्टिजन, ये बायसनेस तो बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन एक चीज जो हुकूमत को तो इस पर ज्यादा मेरे ख्याल से सेंसिटिव होना नहीं चाहिए कि क्यों तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बाज जो मीडिया भी तनकीद कर रहा है, हमने भी इसके कई नुकात पे तनकीद की, जैसे भी मदद साहब बता रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही इराक इसराइल की, जिन्होंने 60-65 हजार फलस्तीनियों का कत्ल कर दिया, इस पर कोई ऐसी चीज नहीं है। बजाय लगता है कॉम्प्रोमाइज है, और मैंने कहा था लास्ट वीक अगर कॉम्प्रोमाइज है तो ये हमारी कमजोरी है। जो भी मुस्लिम ममालिक इस नेगोशिएशन में मौजूद थे तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट वी कुड गेट, तो जिसमें कोई फखर की बात नहीं है। लेकिन हुकूमत जब मीडिया की भी तनकीद पे इतना सेंसिटिव हो रही है, जबकि खुद फॉरेन मिनिस्टर और आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये मुआहिदा जो है ना ये वो नहीं है जो हमने किया था, इसमें रद्दोबदल हुआ है। तो जब आपका एग्जैक्टली ये मुआहिदा ही नहीं है तो फिर तनकीद पे आप इतना लेकिन शहजाद यही जो आप बात करें, एक मुआहिदा जिस पर दुनिया एग्री कर गई है, हमास एग्री कर गया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह हम देख रहे हैं तोड़फोड़ हो रही है, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर क्या? इसकी तो कोई सेंस बनती नहीं है ना। यहाँ पे देखें, एक तो पाकिस्तान में पिछले 2 साल से ये वाकया, 2 साल हो गए ना, अब तो अक्टूबर 7 को हमने दुनिया भर में बड़े बड़े इज्तिमा एहतजाज देखे हैं। पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं हुए, हाँ कुछ एहतजाज हुए, लेकिन आमतौर पे सिविल सोसाइटी उस तरीके से नहीं निकली है। हमने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लोगों को निकालने की कोशिश की है, उसमें एहतजाज हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी की सरबराही में, बट ऐसा नहीं कि सिविल सोसाइटी या आम आदमी निकल के इस पर एहतजाज कर रहा हो। मैंने तो एटलीस्ट ये नहीं देखा। हाँ कुछ इस्लामाबाद में वाकयात थे जहाँ पे कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उनको नहीं निकलने दिया। लेकिन ये जो इश्तियाल अंगेजी है, तोड़फोड़ है, मेरे ख्याल से इसकी तो कोई ना गुंजाइश है, ना कोई सेंस बनती है। हमें तो इस वक्त इत्मीनान करना चाहिए कि अगर ये सीज फायर हो जाए, और दुआ करनी चाहिए कि ये मुस्तकिल हो। इरशाद भट्टी साहब, आपने तीनों तजियाकारों की राय जानी, आपको क्या लगता है फ़लस्तीन में अमन का रास्ता निकल सकता है? देखिए,
पहली बात तो ये है कि गज़ा अमन फार्मूला नाफिज़ुल अमल हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमास और इसराइल के दरमियान अमन फार्मूले के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए, बहुत अच्छी बात है। फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम का खैर मकदम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मेरे 4 सवाल हैं जी, और ये 4 सवाल बड़े अहम हैं। पहला कि मुझे हैरत इस बात पर है कि इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा कि बमबारी जारी है, इसराइली वहशत व बर्बरियत और इसराइली जुल्म जारी है। सदर ट्रंप के कहने के बावजूद बमबारी जारी है, अमन मुज़ाकरात के दौरान बमबारी जारी रही और अमन मुआहदे के पहले मरहले पर इत्तफाक होने के बावजूद बमबारी जारी रही। ये क्यों है? अमेरिका कह रहा है, सदर ट्रंप का भी इस नुकाती फार्मूला है, पूरी अरब लीग और मुसलमान इसके पीछे हैं, हमास मुज़ाकरात की टेबल पे आया है, तो ये बमबारी क्यों जारी है? ये कहीं गुड का बैड काप का खेल तो नहीं खेला जा रहा अमेरिका और इसराइल के दरमियान? दूसरा सवाल कि जहाँ ये ज़रूरी है कि इसराइल को कौन अकाउंटेबल करेगा उसके जुल्मों पर, उसकी वहशत पर, उसकी बर्बरियत पर, उसका गज़ा को खंडर बना देने पर, उसका 80,000 लोगों 75-80,000 लोगों को शहीद करने पर, हज़ारों लोगों को माजूर करने पर, हज़ारों लोगों को ज़ख्मी करने पर और गज़ा को कब्रिस्तान बनाने पर और 5 मुल्कों पर हमला करने पर कौन कब इसराइल को कोई इदारा, कोई दुनिया का फोरम या कोई दुनिया का दबाव उसको अकाउंटेबल कर पाएगा? और सेम दूसरी तरफ हमास को क्या मिला? सवाल ये है कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, उसके बाद क्या मिला हमास को? क्या हमास का हमला अक्लमंदी का ये शाखसाना था या ये अक्लमंद फैसला था? उसके बाद क्या हुआ? 2 साल क्या हुआ? और 2 साल में आज लाखों लोग खुले आसमान तले एक वक्त की रोटी और भूखे प्यासे बैठे, एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। और जैसा कि कहा कि 75-80 हज़ार लोग शहीद हो गए, माजूर हो गए, ज़ख्मी हो गए, पूरा गज़ा खंडर बन गया। हमास को क्या मिला? ये सवाल ये है, ये हमास को खुद से पूछना चाहिए कि अगर आपके पास कोई प्लान बी नहीं था, अगर आप सिर्फ एक कमांडोज उतार कर आपने एक हमला करना था और उसके बाद पूरे का पूरा गज़ा कब्रिस्तान बनवा देना था, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ और क्यों किया ये? तीसरा सवाल, और वो जो आपने बार बार पूछा सारों से, कि पाकिस्तान में बाज़ गिरोह क्यों इस मुआहदे पर तनकीद कर रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं? अब मैं उन सारे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि इस मुआहदे के अव्वल फरीक कौन है? इस मुआहदे में अहम पार्टनर कौन है? गज़ा के अवाम पहला, फ़लस्तीनी अवाम एक, ये पार्टनर हो गए। हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी दूसरे पार्टनर हो गए। अरब ममालिक तीसरे पार्टनर हो गए और मुसलमान दुनिया चौथा पार्टनर। अब मुझे बताएं, ये चारों एहतजाज कर रहे हैं। फ़लस्तीनी अवाम और तो खुशी का इज़हार कर रहे हैं, हमास तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो खैर मकदम कर रही है, अरब ममालिक तो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं इस अमन मुआहदे के लिए। तो हम कहाँ हैं भाई? हम क्यों अपने घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं? हमारा मसला क्या है? बताओ तो सही, करना क्या चाहिए? क्या इसराइल के बारे में हमारी कोई पॉलिसी तब्दील हुई है? नहीं हुई। क्या कोई हुकूमत इतनी जुर्रत कर सकती इसराइल को तस्लीम करने की? नहीं कर सकती। क्या आप ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपने घरों को आग लगा रहे हैं, इसके बाद क्या पाकिस्तान अगर मजबूर भी हो जाए, पाकिस्तानी हुकूमत आपके इन मुजाहिरों से, तो वो क्या करेगी? क्या कर लेगी? हम तो उसके पीछे हैं ना। हमसे आगे अरब ममालिक हैं, उससे आगे हमास और फ़लस्तीनी लोग हैं, तो हम क्या कर लेंगे? हम क्या करना था हमने जो हम नहीं कर सके? क्या चीज़ थी जहां हम मिस हो गए? हम क्या करें? क्या यानी क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं? वजह क्या है? कोई ये मुआहदा हमने करवाया है? ये अमन फार्मूला कोई हमारा है, अकेले का है? या हमने हमास को मजबूर किया है? या हमने इसराइल को खुदा न खास्ता कहा है कि वो बमबारी करे? या क्या आपको अमन नहीं चाहिए? वापस कोई अमन की तरफ अगर कोई कदम बढ़ता है तो वो आपको नहीं चाहिए? तो मुझे समझ नहीं आती। ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है भाई, ये नून लीग का मसला नहीं है, ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये किसी मजहबी जमात का मसला नहीं है, हमारे सारों का मसला है, पाकिस्तान का मसला है।
गज़ा के लोग, फ़लस्तीनी लोग, ये हमारे दिलों में रहते हैं, जिस तरह कश्मीर उस तरह फ़लस्तीन। लेकिन हम करें क्या? क्यों घर को आग लगा रखी है? कोई ऐसा बताए ना कि यहाँ हमने ये गलती की है, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ हम कुछ कर सकते थे, हम नहीं कर पा रहे, क्यों? और चौथा और आखिरी सवाल जो बड़ा अहम है कि जैसे रीमा साहबा ने कहा, जैसे शहजाद ने कहा, जैसे मज़हर साहब ने कहा कि यरगमाली रिहा हो जाते हैं, ट्रंप साहब को अमन का नोबेल इनाम मिल जाता है या नहीं मिलता, तो उसके बाद यरगमाली रिहा होने के बाद ट्रंप साहब के अमन प्राइज़ की किस्मत का फैसला होने के बाद क्या ये बात आगे बढ़ेगी? क्या हमास वाकई गैर मुसल्लह हो जाएगी? क्या इसराइल का फ़ौजी इनखला हो जाएगा गज़ा से? क्या गज़ा का कंट्रोल फ़लस्तीनी लोगों या फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास आएगा? और क्या आगे इसराइल का किरदार पॉजिटिव रहेगा? जो वो इसराइल जिसने 2 साल जुल्म किए, और वो इसराइल जो अमन मुआहदे के दौरान भी एक तरफ अमन मुआहदे की टेबल पर बैठा है, दूसरी तरफ आग बरसा रहा है, उसका आगे क्या किरदार होगा? तो बड़े पुलसरात हैं, बड़े मरहले हैं। अभी एक कदम तो इसको कहा जा सकता है और खुशाइंद कदम कहा जा सकता है, लेकिन अभी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। तो इनका क्या किया जाएगा? कौन गारंटी लेगा? अगर ट्रंप साहब के कहने पर भी इसराइल नहीं रुका तो आगे क्या होगा? तो ये बड़ा अहम सवाल है। क्या सिर्फ उनको यरगमालियों तक की ये सारा वो कर रहे थे नेतन्याहू अपनी अंदरूनी सियासत की वजह से, या वो वाकई अमन के लिए कोई संजीदा हैं, या ये अमन ऐसा होगा कि जो गजा के लोगों को भी खुशियां वापस लौटा सकेगा? रीमा जी मुबशर, जो मैं पार्टिजान रिस्पांस की बात कर रही थी उसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के सेलिब्रेट किया, जब इनिशियली ट्रंप ने ये प्लान अनाउंस किया था, तो बहुत से हमारे एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इस मुल्क में, उन्होंने उसको अनकंडीशनली ही सपोर्ट किया, ठीक है। और जो उसको अपोज कर रहे थे उन्होंने उनके बारे में तनकीद शुरू कर दी कि आप क्या किताबी ख्याली दुनिया में रहते हैं। लेकिन जब फिर इसहाक डार साहब ने कहा ये हमारा प्लान नहीं था, इसमें बेहतरी हो सकती थी, हमने और प्रपोजल्स दिए थे, तो फिर उन्होंने भी बैक ट्रैक कर लिया इमीडिएटली ही ऑलमोस्ट, और उन्होंने भी इस जो प्लान है उसमें प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करना शुरू कर दी। तो ये हम देखते हैं कि एकदम जैसे रियासत की पोजीशन मैं कहूँगी, हुकूमत की नहीं, उसमें हम थोड़ी तब्दीली देखते हैं तो आपका रिस्पॉन्स भी बिल्कुल तब्दील हो जाता है। दूसरी चीज, अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान ओनरशिप नहीं ले रहा इस प्लान की। अब बात की जा रही है कि ये अमेरिका, कतर, टर्की और इजिप्ट, उन्होंने मीडिएट किया है। पाकिस्तान थोड़ा पीछे है। तो ये भी एक और चीज है जिसको हमें नजर में रखना चाहिए कि इनिशियली पाकिस्तान बहुत आगे था, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब की जो ट्वीट है वो ज्यादा मोहतात है कंपेयर टू हिज प्रीवियस ट्वीट जो उन्होंने पिछले हफ्ते की थी, और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी। आखिरी चीज जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, जरूरी नहीं है कि जो डील हो या मुआहिदा हो या आप इसको जो भी इस वक्त कह दें एकॉर्ड हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी की बात हो, वो नहीं है। हम सबको पता ही है, हम फूल्स पैराडाइज में तो नहीं रहते, कि अमेरिका तो अकाउंटेबिलिटी की रुकावट है सबसे बड़ी इस वक्त इजराइल के खिलाफ जो हो रही है, जहां हो भी रही है, वो रिप्राइजल्स कर रहे हैं उनके खिलाफ। जो अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी अमेरिका से तो नहीं आएगी, लेकिन जो फोरम्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है उनको अपना काम करते रहना चाहिए, चाहे वो आईसीजे है, चाहे वो आईसीसी है, चाहे वो मुमालिक हैं वो जो सैंक्शंस की बात करते हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं इजराइल के, उन पे सैंक्शंस की बात करते हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड सो ऑन, उस पे बात कंटिन्यूड रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ये सीज फायर एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, पीस प्लान इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, तो उस पे बात खत्म हो जाए। ये जो प्लान है ये नहीं कहता कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। हमास ने अभी भी हमास का जो बयान आया है वो अकाउंटेबिलिटी की यूएन की बात करते हैं। तो इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस प्लान पे अग्री करके आप कह रहे हो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आइडियली इस प्लान में अकाउंटेबिलिटी का जिक्र होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, लेकिन वो उसको ऐसा भी नहीं कहता कि अग्री कर लिया सब पार्टीज ने कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो वो अपनी तरफ वो जो इकदाम है उनको चलते रहना चाहिए और उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए उन लोगों को। एंड आई हैव टू से वेस्टर्न ममालिक, जो हम इसको मुस्लिम उम्मा वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात हम करते हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आवाजें उठी हैं, जो उनके अवाम बाहर आए हैं,
अब हमने रिसेंटली देखा है इटली में फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही कमेंडेबल एक चीज है एंड आई होप वो खत्म ना हो जब तक हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देखते इजराइल की। मज़र साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, दो चीज ये कि इस पूरे अरसे में क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में आके कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया? क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई संजीदा डिबेट हुई इस इतने नाजुक मसले के ऊपर? वो हमको कहीं नजर नहीं आती उस चीज में। दूसरी बात ये कि अकाउंटेबिलिटी के माने कभी भी ये नहीं होते, और इसलिए मैं मुझे नहीं उम्मीद कि कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, इसलिए कि क्या इराक के बाद जबकि ये प्रूव हो गया, ये एडमिट हो गया, ये कन्फेस हो गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई अकाउंटेबिलिटी। यानी आपने एक मुल्क को तहस नहस करके रख दिया, और यूनाइटेड नेशन से जो सैंक्शन वो ली थी, अप्रूवल ली थी, वो तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बुनियाद पर ली थी ना। तो क्या अगर वो वहां नहीं रिकवर हुए, क्या यूएस वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने झूठ बोला, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा से झूठ बोला? एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह कोई नेतन्याहू को आप जाके जो है वो कोर्ट में खड़ा नहीं कर देंगे उसके अंदर। लेकिन ये तो विक्टिम्स के लिए कोई एक चीज है कि ये जो विक्टिम्स हुए हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज एन अक्यूज एंड हु इज अ विक्टिम? विक्टिम तो हमें नजर आ रहा है कि जो 60-70 हजार लोग जो है मारे गए गाजा में, जेनोसाइड हुआ, हम इसे कह भी जेनोसाइड रहे हैं, लेकिन बाकी तो छोड़े, अमेरिका तो छोड़े, खुद अरब ममालिक में कोई आपको ऐसी कोई ठोस चीज नजर आती है कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि ये जो 70,000 लोग मारे गए हैं, इसमें होली सोली इजराइल विद द कंप्लीट बैकिंग ऑफ यूएस वाज रिस्पॉन्सिबल? लेकिन यूएन की तो रिपोर्ट्स हैं जो उनको वो कहते हैं, मतलब ये लोग कहते नहीं है कि हम यूएन की जो इस पे रेजोल्यूशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स के फैसले हैं, ये तो मतलब इस पे तो बात हो रही है। तो अकाउंटेबिलिटी उस तरह से तो एटलीस्ट हम नजर आ रहा है हमें, लोग जेनोसाइड ही कह रहे हैं। यूएन की जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट है कमीशन की, उसने भी जेनोसाइड कहा है। तो मतलब ऑफ कोर्स हम ये शायद ना देखें कि हमारी लाइफ टाइम में नेतन्याहू विल स्टैंड ट्रायल, लेकिन ये सब तो हो रहा है। बस वही है ना कि जहां हम मिनिमम चीज अचीव कर सकते हैं, उसी पर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, यही हमने वियतनाम में देखा, यही हमने इराक में देखा, यही हमने बाद में आपने सीरिया तबाह कर दिया, लीबिया तबाह कर दिया, और महज एक रेजोल्यूशन की बुनियाद पर, एक रेजोल्यूशन की बुनियाद पे ऑपरेशन होता है, फिर उसी रेजोल्यूशन की बुनियाद पे हम उसकी मजम्मत कर देते हैं उसमें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि असल चीज ये है कि क्या आगे चल के, आगे चंद सालों में हम फलस्तीन की एक ऐसी रियासत देखेंगे कि जहां अमन होगा, जहां लोग अपनी जिंदगियां जो है वो जिस तरह दीगर ममालिक हैं। और ये बात आई एग्री विद रीमा कि दुनिया में जितना रिस्पॉन्स आया, दुनिया में जितना प्रोटेस्ट हुआ, वो तो आपके इस्लामी मुल्कों में नजर ही नहीं आया। उसका तो 1% भी आपके किसी इस्लामी मुल्क में नजर नहीं आया जो पूरी दुनिया में हमने प्रोटेस्ट देखा अवाम की सतह पर। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं, आप हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। यूट्यूब पर आपकी जानिब से जो सवालात हमारे तज्जियाकारों से पूछे गए हैं वो उनके सामने रखते हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है और वो ये है कि एक तरफ सिंध हुकूमत दावा करती है कि सूबे में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब कराची के जिना अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज को 2 साल बाद की तारीख दी गई है, जिसकी वजह मरीजों की ज़्यादा तादाद और डॉक्टर्स की कमी बताई जा रही है। क्या इस सूरत हाल को वाकई बेहतरीन सेहत की सहूलत कहा जा सकता है? देखिए, आप अगर कोई बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स ला के रख लें अस्पताल के अंदर, और जिना अस्पताल में ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं, मसला ये नहीं होता। मसला ये होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसकी इब्तदा होती है ओपीडी से। आप जिना अस्पताल चले जाएं, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाएं, आप लियारी जनरल हॉस्पिटल चले जाएं, इनमें जाके कोई वजीर सुबह से शाम तक जरा ओपीडी में बैठ के देख ले, उसको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा ये कि इलाज बहुत अच्छा भी हो तो दवाएं नहीं अवेलेबल हैं। ये दवाएं अल्टीमेटली उन्होंने महंगी दवाएं जाके, तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का काम ही क्या हुआ अगर वहां मुफ्त दवाएं नहीं मिल रही हैं, अगर वहां दवाएं मिल ही नहीं रही हैं,
अगर बड़ी जो उनकी कीमतें हैं वो आसमानों को टच कर रही हैं, तो उस आदमी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है उसको क्या फायदा हो रहा है? तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट देखती हैं, और सिंध गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कार्डियोवैस्कुलर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि कार्डियोवैस्कुलर हार्ट पेशेंट्स के लिए है, उधर जाने का रास्ता ही इतना दुश्वार है कि अगर इमरजेंसी हो तो बड़ी मुश्किल से आप अस्पताल के अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन एक मरतबा दाखिल हो जाएं तो वो वाकई बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। जो इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सबसे बड़ा मसला है वो दवाओं की जो है अवेलेबिलिटी का है, और ख़ास तौर पे अगर आप जिना, अब्बासी और सिविल में चले जाएं तो वहाँ ज़रा प्राइवेट वार्ड्स में चले जाएं, जनरल वार्ड्स में चले जाएं। वहाँ मैं खुद 1-2 साल पहले जब अपनी किसी एक मेट को लेके गया था तो वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि खुद डॉक्टर्स ने हमसे ये कहा कि खुदा के लिए इनको यहाँ ना रखें, ये इन्फेक्टेड हॉस्पिटल है, ये इन्फेक्टेड वार्ड्स हैं, इसको इधर ना रखा जाए। ये जो सूरत हाल है ये इतनी संगीन है कि जिसकी तरफ सिंध गवर्नमेंट नहीं तवज्जो दे रही। हम सिर्फ इस चीज में देखते हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा जो है इक्विपमेंट ला के रख लिया है, उससे बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन वही जो साफ शफाफ तरीका अगर आप देखें, जो सफाई का म्यार SIUT में है, हालांकि वो भी मुफ्त इलाज करते हैं, जो SIUT में मुफ्त जो सफाई आपको नजर आएगी वो आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में नजर नहीं आएगी। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो अल्टीमेट वो अनफॉर्चुनेटली, और फिर डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स करते हैं। बिल्कुल मजहर साहब, आपका जवाब आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। रीमा, जो आपसे सवाल पूछा गया है यूट्यूब पर वो ये है कि लंदन हाई कोर्ट ने एक पाकिस्तानी सरकारी एहलकार के हक में फैसला सुनाते हुए आदिल राजा को झूठे और हद तक आमेज इल्जामात का मुर्तकिब करार दिया है। ये फैसला सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के बढ़ते रुझान के तनाजुर में क्या अहमियत रखता है? जी शुक्रिया मुबशर, बहुत अहम केस है। दिखाता क्या है हमें, साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि 10 में से जो 9 एलिगेशंस लगाई गई थी वो झूठी थी, और वो साबित नहीं कर सके जो डिफेंडेंट थे कि उनके पास कोई भी एविडेंस है कि वो सच्ची हैं। 2-3 चीजें उन्हें प्रूव करनी थी। सबसे पहली ये कि जो बयानात ये दिए गए, और ये यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक तीनों पे दिए गए, क्या वो डेफेमेटरी थे कि नहीं। और ये तो बहुत अरसा पहले, कई महीने पहले ही साबित हो चुका था कि वो डेफेमेटरी थे। जब डेफेमेटरी थे या रेप्यूटेशन पे को इम्पैक्ट करते थे, सब्सटैंशियली डैमेज करते थे, तो उन्होंने, आदिल राजा साहब ने ये दिखाना था कि या वो सच्चे थे या वो पब्लिक इंटरेस्ट में थे। ये दो उन्होंने मुख्तलिफ डिफेंसेस लिए अपने प्रोसीडिंग्स के दौरान। कभी कभी इनकंसिस्टेंसी भी थी उनकी, कभी वो कहते थे कि नहीं ये मेरा ओपिनियन है, कभी वो कहते थे नहीं ये फैक्ट है, कभी ये कहते थे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। अदालत ने किसी भी इस डिफेंस को नहीं माना। और जो उनके विटनेसेस थे, ये भी एक दिलचस्प बात है, जिसमें शाहीन सहबाई साहब और शहजाद अकबर साहब भी थे, उन्होंने भी बिल्कुल ही वेग बातें की, जो पॉलिटिकल कमेंट्री ज्यादा अदालत कहती है लग रही थी, और एक्चुअल कोई एविडेंस उनकी बातों में भी नहीं था। इनमें से किसी ने भी जो इल्जामात लगाए गए जो बहुत स्पेसिफिक थे, फॉर एग्जाम्पल कि जो क्लेमेंट हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का कैप्चर किया हुआ था, कंट्रोल करते थे लाहौर हाई कोर्ट। दिलचस्प चीज ये भी है कि शहजाद अकबर साहब ने तो अपने टेस्टिमनी में ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट तो बल्कि फेवर में फैसले कर रही थी PTI के, तो उसमें तो कोई कंट्रोल नजर नहीं आता, लेकिन वो फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे। तो अदालत ने इसको नोट किया और बहुत सख्त अल्फाज में ये कहा कि जो विटनेसेस हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जो डिफेंडेड आदिल राजा हैं उनकी एलिगेशंस। तो आदिल राजा ने ये भी कहने की कोशिश की कि बरतानिया में ये केस क्यों सुना जा रहा है, क्योंकि वहां पे तो ज्यादा लोग हैं वो उनको फॉलो नहीं करते या उनकी कोई एज सच इन्फ्लुएंस नहीं है। अदालत ने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा उनकी जो ट्वीट्स हैं और पोस्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, और ये नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड में उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती वहां पे अदालतों की ये केस सुनने में। तो ये सब बहुत अहम बातें हैं, और जो लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उन्हें पढ़नी चाहिए जजमेंट कि आप अपने व्यूज के लिए या आप एक बयानिया बनाने के लिए किसी एक शख्स पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इंस्टीट्यूशंस पे बात कर सकते हैं, आप एक ओवरऑल पॉलिटिकल कमेंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स पे अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं इतने स्पेसिफिक, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो वो डेफेमेशन है। और अगर पाकिस्तान में हमारे कवानीन हम तो इम्प्लीमेंट होते तो शायद हमारे यहाँ पे भी जो लोग कमेंट करते हैं वो मोहतात होते। एक छोटी सी बात और, क्या ये नहीं कहती जजमेंट, और ये साफ अल्फाज में लिखा है, लेकिन शायद पाकिस्तान में हम देखें इस पे कुछ स्पिन हो, वो ये कहते हैं हम
यहाँ पे पाकिस्तान में फौज या इंटेलिजेंस का सियासत पे रोल क्या है, क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में काम करते हैं नहीं, उस पे कोई हतमी फैसला नहीं दे रहे। ये केस इसके बारे में नहीं है। ये केस इसके बारे में भी नहीं है कि जो क्लेमेंट हैं उन्होंने ये सब चीजें की। वो कहते हैं हम इस पे कमेंट नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या देखना है कि क्या ये जो एलिगेशंस थी डेफेमेटरी थी, हाँ थी, क्या जो डिफेंडेंट है वो प्रूव कर सकते हैं ये सच थी या पब्लिक इंटरेस्ट में थी। यहाँ पे फैसला हुआ कि नहीं वो प्रूव कर सके, दैट्स इट। ये एम्बिट है इसका। लेकिन आप देखिए डैमेजेस कितने ज्यादा हैं। पूरे जो लीगल कॉस्ट्स हैं 300,000 पाउंड्स और 50,000 पाउंड्स जो बाकी डैमेजेस हैं वो तो बहुत ही ज्यादा मेरा ख्याल है इसको डिटर करना चाहिए लोगों को कि अपनी रिपोर्टिंग में, चाहे वो सोशल मीडिया पे क्यों ना हो, अगर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ इल्जाम लग रहा है तो बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक कंजेक्चर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। सही। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सवालात अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे जो कि आपने YouTube पर पूछे हैं। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। YouTube पर शहजाद आपसे जो सवाल पूछा गया वो ये है कि गुज़श्ता माली साल की तीसरी तिमाही में मईशत की शरह नमू सिर्फ 2.8% थी, लेकिन आखिरी तिमाही में अचानक बढ़कर 5.7% तक पहुंच गई। सवाल यह है कि सिर्फ एक तिमाही में इतना बड़ा फर्क कैसे मुमकिन है? जी मुबशर, अनबिलीवेबल है। ये कैसे ये नंबर आया 5.7% ग्रोथ का आखिरी तिमाही में, किसी को नहीं पता। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, मैंने कई इकोनॉमिस्ट से बात की है, वो भी हैरान है और परेशान है। क्योंकि बजट के वक्त भी इसी तरह का कुछ नंबर आया था कि आखिरी तिमाही में फिनोमिनल ग्रोथ होगी। उस नंबर को भी कोई यकीन नहीं कर रहा था, ये उससे भी ज्यादा है। अब इसकी क्या लॉजिक हो सकती है कि तीसरी तिमाही में ग्रोथ है 2.8%, लेकिन चौथी तिमाही में 5.7% है। और अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि नहीं कुछ मोमेंटम था ग्रोथ का जिस वजह से ये नंबर आए, तो वो मोमेंटम जून में खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो नया माली साल जो इस वक्त चल रहा है उसके लिए तो हुकूमत का अपना टारगेट 4% का है। वर्ल्ड बैंक तो कह रही है कि 3.5% की ग्रोथ होगी। तो क्या ऐसा हुआ है आखिरी तिमाही में कि 5.7% की ग्रोथ है, लेकिन आने वाले साल में हुकूमत खुद कह रही है कि नहीं ग्रोथ 4% होगी? अगर कोई अच्छा मोमेंटम था तो वो तो बरकरार रहना चाहिए। महीना खत्म होने से या माली साल का कैलेंडर तब्दील होने से वो ग्रोथ मोमेंटम रुक तो नहीं जाएगा। और इसमें जो बेस इफेक्ट होता है, जो लोग समझते हैं इकोनॉमी को, उनको भी पता होगा, उसमें भी कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो ये नंबर कहां से आया कुछ समझ नहीं आ रही। और किस बेसिस पे दिया ये नंबर नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आखिरी तिमाही में 20% थी, जबकि तीसरी तिमाही में 1.2% थी। 1.2% से 20% की अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो, ये आपको सड़कों पे नजर आना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इससे ज्यादा जो शॉकिंग नंबर था वो बिजली, पानी और गैस की ग्रोथ में था। 121%। हुकूमत का दावा है कि 121% ग्रोथ हुई है बिजली, पानी और गैस की ग्रोथ में। अब ये नंबर भी इतना मजाक का खेज लगता है क्योंकि 2024 और 25 में अगर मुवाजना करें तो 2025 में गैस की जनरेशन कम हुई है, 2025 में 2024 के मुकाबले में बिजली की जनरेशन कम हुई है। तो फिर ये एक तिमाही में इतनी ग्रोथ 121% की कैसे आ सकती है? तो ये नंबर्स कुछ समझ नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि एक रिवर्स कैलकुलेशन की गई है कि हमने आखिर में हासिल करना था 3% जीडीपी ग्रोथ, और आखिरी तिमाही में फिर रिवर्स कैलकुलेशन किया गया कि 3% पे पहुंचने के लिए हमें कितनी फिनोमिनल ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तो वो नंबर आया 5.7% और वो नंबर आपने दे दिया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे याद है बजट स्पीच जब हो रही थी और उसके बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो औरंगजेब साहब मिनिस्टर है फाइनेंस के, उनसे पूछा गया और इकोनॉमिक सर्वे में भी पूछा गया कि ये नंबर कहां से आ गया। ये नंबर तो समझ नहीं आ रही कि 5-5.5% की ग्रोथ कैसे हो सकती है आखिरी तिमाही में। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि देखिए ये वो नंबर्स है जो हमें दिए जाते हैं, हम इस पे ज्यादा तबसरा नहीं कर सकते, दीज आर द नंबर्स वी गेट, और उस पर हम बेस करते हैं। तो ये कोई कन्विंसिंग बहुत ज्यादा जवाब नहीं था जिससे वो जस्टिफाई करते कि नहीं वाकई 5.5% की ग्रोथ हुई है। तो ये नंबर्स अनबिलीवेबल है, कोई इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ठीक है, अगला सवाल जो YouTube पर पूछा गया है इरशाद भट्टी साहब, वो आपसे है और वो ये है कि शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI के मजबूत ग्रुप सुहेल आफरीदी की नामजदगी तब्दील करवाना चाहते हैं। भट्टी साहब, आपके ख्याल में सुहेल आफरीदी वजारत आला के लिए कितने मजबूत उम्मीदवार हैं? देखिए, जब फैसला इमरान खान साहब का हो, इमरान खान फैसला करें और वो सुहेल आफरीदी का फैसला करें तो वो मजबूत उम्मीदवार हैं, डेफिनेटली मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई और भी उम्मीदवार हैं वजारत आला के लिए? बिल्कुल हैं। और क्या इमरान खान साहब को एक मरतबा ये भी सोचा गया कि उनको कायल किया जाए कि ये इन दूसरे तीन लोगों में से किसी को वज़ीर आला बना दिया जाए?
और ये भी सोच है। और फिर अब जो इलेक्शन कमीशन ने अचानक इस बड़े अहम और क्रिटिकल मौके पर ये जो सारों को ही आज़ाद करार दे दिया है, सुन्नी इत्तेहाद वालों को और तहरीक इंसाफ वालों को, सब आज़ाद हो गए हैं, तो ये भी बड़ा खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रिटिकल लम्हा है। क्या अपोजिशन जमातें इस हवाले से कुछ सोच रही हैं? यकीनन सोच रही हैं। क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश हो सकती है? हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब कहेंगे 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में, तो अगर वो सुहेल अफरीदी को ही कहेंगे और उसी नाम पर ही रहेंगे तो सुहेल अफरीदी मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा अहम जो मरहला है वो ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला, स्मूथ तरीके से सुहेल अफरीदी साहब का वज़ीर आला बन जाना या तहरीक इंसाफ का के उम्मीदवार का वज़ीर आला बन जाना। फिर उसके बाद जो धड़ेबंदियाँ हैं वो उनको एक जगह पे लाना, वो ख़त्म करना। खैबर पख्तूनख्वा में जुनेद अकबर है ग्रुप है, शराम तरकई ग्रुप है, आतिफ खान ग्रुप है, असद कैसर ग्रुप है और अब अली मीन गंडापुर साहब के भी साथ कुछ लोग हैं। तो ये सारों का एक छतरी तले आना। फिर सूबा दहशतगर्दी की जद में है, वो बड़ा चैलेंज है। फिर गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बड़े मसाइल हैं। फिर वफाक के साथ सूबे के ताल्लुकात के मसाइल हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी स्पेस नहीं है, वो एक बड़ा मसला है। और फिर कारकुनों को जो नाराज़ थे कारकुन उनको राज़ी करना। और फिर आखिर में इमरान खान साहब के इमरान खान साहब का जो एजेंडा है या इमरान खान साहब की जो हिदायत है उनको भी लेकर चलना और सूबे को भी चलाना। तो ये बड़े अहम मरहले हैं अभी बाकी। लेकिन इस वक्त तक जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ही वज़ीर आला होंगे तो वो मजबूत हैं डेफिनेटली। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।